त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और जिन साथियों ने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि के द्वारा, कि राष्ट्रीय आय को व्यय विधि के द्वारा किस प्रकार से मापा जाता है। इससे पहले हम दो विधियों की चर्चा कर चुके हैं। एक है उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि और दूसरी है आय विधि। यदि आपने उन विधियों को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने की तीन विधियां हैं। पहली जो विधि है वो उसे कहते हैं उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि। दूसरी जो विधि है उसे कहते हैं आय विधि, इनकम मेथड कहते हैं। और तीसरी जो विधि है उसे कहते हैं व्यय विधि या इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब बात आती है कि एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा, व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। तो एक वर्ष में देश के लोगों के द्वारा, जिसमें सरकार भी शामिल है, विभिन्न वस्तुओं पर, यानी कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं का सरकार या देश में रहने वाले लोग उसको खरीदने का काम करते हैं। और इसमें आता है अंतिम व्यय, वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला अंतिम व्यय का जो योग होगा टोटल एक वर्ष में, जितना खर्चा एक वर्ष में देश के समस्त लोगों ने किया, उस खर्चे को जोड़ दिया जाए तो वह मिलकर जो बड़ी राशि बनाएगा, जो रकम बनाएगा, जो अमाउंट बनाएगा, उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। व्यय विधि के द्वारा इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो व्यय विधि को और भी डिटेल में समझते हैं। तो व्यय विधि में क्या होता है कि एक लेखा वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम व्यय का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो पहली बात आई लेखा वर्ष। तो भारत में जो लेखा वर्ष है या कुल मिला के और 1 अप्रैल, ये भारत में लेखा वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर, जिसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो भारत में क्या होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है वित्तीय वर्ष। जब सरकार क्या करती है, उसका बजट पास होने के बाद वह लागू हो जाता है। फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल की और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ये प्रत्येक साल होता है। ठीक है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है, जिसे हम कह रहे हैं एक लेखा वर्ष, वो शुरू होता है 1 अप्रैल को और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो इसकी जो अवधि हो जाती है, टाइम, ये हो जाता है 1 वर्ष। ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर है, जहां से सरकार क्या करती है, अपने बजट को रखती है और इसे बजट वर्ष भी कहेंगे। ठीक है। इसी को वित्तीय वर्ष भी कहते हैं और इसी को एक लेखा वर्ष भी कहा जाता है। और जिसको आप कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, वो दूसरा है। ओके। तो यहां पैसों की गणना होती है कि देश में एक वर्ष में कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, सारा जो सरकार रखती है बजट, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो जैसे अभी सरकार नया बजट लाएगी, 1 अप्रैल 2022 को लाएगी, तो 31 मार्च 2023 को उसका टाइम समाप्त हो जाएगा, फिर अगला आएगा। ओके। तो इस प्रकार से ये फाइनेंशियल ईयर हो गया भारत में कि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष का समय होता है, अवधि होती है। ओके। और इसे ही कहते हैं एक लेखा वर्ष। ठीक है। तो एक लेखा वर्ष में अर्थात एक साल में समस्त वस्तुओं और सेवाएं, क्योंकि वस्तुएं और सेवाएं दोनों चीजों का देश में उत्पादन होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम व्यय, क्या बोला, अंतिम व्यय, कि जब बाजार में जाते हैं किसी वस्तु को लेने, तो उस वस्तु पर जो हम खर्चा करते हैं वो अंतिम व्यय कहलाता है। जैसे हम बाजार से चौक लाया मैं, तो मैंने यदि पूरा डब्बा लिया तो 50,000 रुपए दे दिए लाला को, तो मेरा वो अंतिम व्यय हो गया। ओके। मैंने घर के लिए सोफा सेट खरीदा 50,000 रुपए का और दुकानदार को दे दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, अंतिम व्यय अर्थात अंतिम खर्चा। ओके। तो इस प्रकार से
वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम व्यय का कुल योग, ठीक है, कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक बार पुनः, कि किसी देश में एक लेखा वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर जो अंतिम व्यय किया जाता है उसका समस्त योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ओके, तो अंतिम व्यय भी आप समझ गए कि यदि हम क्या करते हैं, अब सेवा का भी उदाहरण ले लेते हैं कि यदि हम गाड़ी में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं या हम क्या करते हैं हवाई जहाज में बैठते हैं, तो उस समय जो उसका किराया हम देते हैं, किराया जो हम उसका देते हैं, जहाज में बैठ रहे हैं, ओके, और उसका किराया है 20,000 रुपया, तो हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, वो हमारा अंतिम व्यय हो गया। तो जहाज में बैठना, गाड़ी में बैठना, ट्रेन में बैठना, ये सेवा है। ओके, आपने मोबाइल रिचार्ज कर दिया, ठीक है, आपने मोबाइल रिचार्ज कर दिया 839 रुपए का, कितना का, 839 रुपीज का, तो ये सेवा है। तो आपने जो 839 रुपए खर्च किए वो अंतिम व्यय होगा। ओके, तो इस प्रकार से जब भी आप बाजार में कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वो आपका अंतिम व्यय होता है, ठीक है, और वो दुकानदार की क्या बन जाती है, आय बन जाती है। तो इस प्रकार से एक लेखा वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम जो व्यय होता है यदि उसका कुल योग कर दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय बन जाता है। ओके, और इसी को दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि इसे जीडीपी भी कहते हैं, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसी को बोलेंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, और ये होगा किस पे, एमपी लिखा है, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर, क्योंकि हम कीमतों को निकाल रहे हैं तो किस पे निकाल रहे हैं, बाजार मूल्य पर निकाल रहे हैं, ठीक है, कि बाजार में क्या मूल्य चल रहा है। तो इस प्रकार से एम फॉर मार्केट, मार्केट मीन्स हो गया बाजार, पी फॉर हो गया प्राइस, प्राइस मीन्स हो गया मूल्य या कीमत हो गया। ओके, तो इस प्रकार से ये आप व्यय विधि की परिभाषा को लिख लेंगे। अब यहाँ पे समझना है, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझना है सी प्लस आई प्लस जी, पहले सी को समझिए, सी का मीनिंग होता है कंजम्पशन, उपभोग, ठीक है, प्लस आई फॉर होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश, विनियोग, और जी फॉर होता है गवर्नमेंट, सरकार का व्यय, सरकार जो खर्चा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी फॉर उपभोग व्यय, यहाँ पर निवेश व्यय, और यहाँ पर जी फॉर गवर्नमेंट, इसको इंग्लिश में याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे सरकार का खर्चा प्लस ब्रैकेट में लिखा एक्स माइनस एम, तो एक्स मीन्स होता है एक्सपोर्ट, निर्यात, ठीक है, और माइनस कर दिया इम्पोर्ट मीन्स होता है आयात। तो निर्यात और आयात दोनों को घटाना है, ठीक है, दोनों को घटाना है। ओके, और 1, 2 और 3, और इन का जो अंतर आएगा वो इन 1, 2, 3 और ये चौथा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका जीएनपी, अर्थात ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। 1, 2 और 3, ये तीन मिलकर बनेंगे या बनाएंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन जब इसमें से हम क्या करते हैं, निर्यात और आयात को घटा देते हैं, ओके, तो तब ये बन जाता है जीएनपी, तब ये जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद से बदलकर ये बन जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जी फॉर होता है ग्रोस, इकोनॉमिक्स में ग्रोस कहा जाता है, सकल, टोटल नहीं कहते हैं। डी फॉर, एन फॉर होता है नेशनल, राष्ट्रीय, और पी फॉर प्रोडक्ट, ये बन जाएगा आपका। ओके, तो इस प्रकार से आपने इसको इंग्लिश में याद रखना है। ओके, अब इसी को हम यहाँ नीचे देखेंगे कि जब व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिसमें आगे आनी है। तो इस चीज़ को आपने रखना है कि सी फॉर उपभोग व्यय होता है, फिर निवेश पर व्यय होता है इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट का जो व्यय होता है वो निवेश पर भी होता है और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर भी होता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर तो बनेगा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन जब इसमें हम एक्स माइनस एम, इसका पैसा भी इसमें जुड़ेगा, तब ये बन जाएगा जीएनपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद से बदलकर ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं।
ओके, इस सूत्र को याद रखना है। अब यही इसी को बताया जा रहा है कि पहले क्या करना है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसके आगे लिखा है सी, जो मैं यहां कह रहा था, निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी परिवार रहते हैं, या बिना परिवार का यदि सिंगल ही आदमी है, उसका परिवार नहीं है, तो उसके द्वारा अंतिम जो व्यय किया जाता है वस्तुओं पर, उसका योग कर दिया जाएगा। तो देश में कितने लोग हैं, यदि भारत की बात करेंगे तो भारत में क्या है, करोड़ क्या है, अरब, और अरब से थोड़ा और ऊपर है, ठीक है, 1 अरब 35-36 करोड़ लोग रह रहे हैं। ओके, तो इनके द्वारा किया जाने वाला अंतिम व्यय शामिल किया जाएगा, जिसमें वो क्या खरीदने का काम करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं को। जब हम वस्तु और सेवा ही नहीं खरीदेंगे तो खर्चा काहे का होगा, और वस्तुओं और सेवाओं को हम क्यों करे करते हैं, क्यों हमें जरूरत है उसकी, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो जो ये निजी अंतिम उपभोग व्यय है, सी लिखा है यहाँ पे वाला, सी कंजम्पशन वाला। तो इसमें क्या आता है, पहले वस्तुओं पे देख लेते हैं। एक होती है टिकाऊ वस्तु, कि जो लंबे समय तक चलती है। जैसे हमने एक कार ले ली है, तो भारत सरकार क्या मान रही है वर्तमान में, कि जो एक कार की उम्र होगी वह अधिकतम 15 साल है। कितने साल है, 15 साल तक चलेगी। तो ठीक, तो ये हो गई टिकाऊ वस्तु, ठीक है। तो टिकाऊ वस्तु लंबे समय तक चलता है। यदि घर में हमने सोफा सेट ले लिया, टीवी ले लिया, मोबाइल ले लिया, तो इनकी लाइफ क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। तो इस प्रकार से जब निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है, तो इसमें टिकाऊ वस्तुएं भी आती हैं, और दूसरी वस्तुएं आती हैं जो टिकाऊ नहीं होती, जो लंबे समय तक नहीं चलती हैं। जैसे दूध है भाई, तो दूध तो हम पर डे लेते हैं, तो इसको लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। और यदि हमने दूध बचा कर भी रख दिया, हमने कहा 3 साल तक रख देंगे, तो 3 साल तक उसकी क्या हालत होगी आप जान सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से कपड़े हैं, जैसे मेरी जैकेट पहन रखी है, ठीक है, तो कपड़े भी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं, ठीक है, फट जाते हैं, ठीक है, फटते रहते हैं, कपड़ा है फटेगा। तो इस प्रकार से ये भी ड्यूरेबल नहीं है, अर्थात ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, वह गैर टिकाऊ होता है। अब बाकी आप कल्पना कीजिए कि कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं कि जो जल्दी से खराब हो जाती है, उन्हें गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। ओके जी, ये तो वस्तु की बात कर दी मैंने। अब हम सेवाओं की बात भी करते हैं, कि जिन पर कि अंतिम व्यय होता है। सेवाएं में पहले बता चुका हूं कि हमने यदि जाना है जहाज से, जाना है गाड़ी से, या बस से, कार से, ट्रेन से, किसी से भी जाना है, तो ठीक है, वो सेवा के सेक्टर में आता है। तो उस पे हम जो पैसा खर्च करेंगे, ड्राइवर को देंगे, ठीक है, या एयर टिकट का पैसा जहां भी चुकाया हमने, वो हमारा अंतिम व्यय है, फाइनल, ठीक है। तभी तुम्हें क्या करेगा, टिकट मिलेगा जाने का, जाओ भाई हवाई जहाज में। और जब पैसा ही खर्च नहीं करेंगे तो कहां से मिलेगा। तो वह यातायात जो व्यय आता है, वो किस में आता है, सेवा में आता है। इसी प्रकार से शिक्षा है, स्कूल में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है, तो फीस चुकानी पड़ती है। तो हम जो फीस देते हैं स्कूल में, वो हमारा अंतिम क्या होता है, उपभोग व्यय होता है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में डॉक्टर के पास चले गए, तो उसको हम जो पैसा देते हैं डॉक्टर को, उसकी फीस का, ठीक है, ये दवाई लेनी है, जो भी लेनी है, तो उसको जो हमने पैसा दिया वो अंतिम रूप से देंगे, ठीक है। फाइनली लो भाई पकड़ो, और वो हमें क्या कर देगा, दवा देगा, या फिर हमें क्या देगा, सलाह देगा। तो उसका पैसा जो हम देते हैं फाइनली होता है। ओके जी, तो ये होता है सेवा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बैंकिंग है। अब बैंक में हमने एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करना है, तो बैंक कुछ कमीशन लेता है, तो कमीशन हमें पहली बार देना पड़ता है, अर्थात अंतिम व्यय होगा। तो इस प्रकार से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, बीमा है, बैंकिंग है, ठीक है। वकील के पास चले गए तो उसकी सेवा का भी मूल्य देना पड़ेगा। यदि हमें कोर्ट में मुकदमा लड़ना है और वकील ने कह दिया कि तुम्हें 20,000 रुपए देना है, तो जब हम क्या उसको 20,000 रुपए देंगे तो वो अंतिम व्यय होगा। ओके, तो कुल मिला के निजी अंतिम उपभोग व्यय में जो चीजें मैंने आपको बताई, उन सब का जोड़ कर दिया, जितना पैसा उस पर खर्च हुआ। ओके, अगला इसी में आता है कि माना कोई किसान है, वैसे किसी का सेब का बगीचा है, उसमें सेब लगे हैं, ठीक है, उसने बाजार में बहुत सारे सेब बेच दिए, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि 50 किलो सेब अपने लिए घर में रख दिए, अपने लिए रख दिए, तो वह सेब भी क्या होगा, राष्ट्रीय आय में उसकी गणना की जाएगी।
ओके, क्यों की जाएगी? इसलिए की जाएगी कि यदि वो सेब नहीं उगाता तो तब भी तो उसको 50 किलो सेब बाजार से लेना पड़ता, बाजार मूल्य पर, तो उसको खर्च करना पड़ता। तो इसलिए उसने जो सेब उगाया, बाकी तो उसने बेच दिया, लेकिन जो उसने अपने को खाने के लिए रख दिया, ऐसे ही हर मामले में होगा। किसान यदि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा बाजार के अंदर बेच देता है और बाकी शेष अपने पास रख देता है, तो वह भी राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, वो भी जीडीपी में जुड़ेगा। क्योंकि यदि वो पैदा नहीं करता तब भी तो उसको मार्केट रेट पे, बाजार कीमत पर उसको खरीदना पड़ता। ओके, दूसरा इसी में आता है, यदि हमारा खुद का मकान है तो खुद के मकान में हम रहते हैं और उसका तो हम बिल देते नहीं है, किराए तो देते नहीं, लेकिन उसकी जगह हमें दूसरे के मकान पर रहना पड़ता, तुम्हें क्या देना पड़ता? किराया देना पड़ता। तो यदि हम किसी बगल के यदि हमारा मकान है और हम बगल के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे के, और वहाँ का किराया है 5,000 रुपया, तो ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? अंतिम व्यय हो जाएगा। लेकिन अपने मकान में रहते हैं तो पैसा बच रहा है, पैसा तो बच रहा है ना। लेकिन यदि अपना घर नहीं होता तो तब भी तो हमें किराया देना पड़ता है। तो अपने घर में जब हम रहते हैं तो उसको भी अंतिम व्यय में शामिल किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसको सी लिखा है, कंजम्पशन याद रखना है, उपभोग। इसमें सारी चीजें हमने आपको क्लियर करा दी। दूसरा आता है सकल निजी निवेश व्यय, इसमें भी अंतिम व्यय होता है। अब देखिए सकल निजी, अब इसमें प्राइवेट सेक्टर आ गया कि निजी व्यक्तियों द्वारा, जिसमें फर्म आती हैं, जो पैसा निवेश किया जाता है, पैसा लगाया जाता है, अर्थात बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की जा रही हैं, तो कंपनियों को खड़ा करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, नई नई मशीनें खरीदनी पड़ रही है, ठीक है, नए नए जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, उनके द्वारा जो नई नई चीजें बनाई जा रही हैं किसी वस्तु या सेवा के प्रोडक्शन के लिए, वो कंपनियां उनको क्या करती हैं? क्रय करती है, मशीन क्रय करती हैं। ओके, या गोदाम बनाती हैं, गोदाम बनाती हैं, उसमें सामान स्टोर करती हैं, जो भी वो करती हैं, तो वह सकल मीन्स क्या हो गया? ग्रोस, उस सबको जोड़ना है जो उस पे वो खर्चा कर रहे हैं, कि सकल निजी निवेश, चाहे वो फैक्ट्री खड़ा कर रहे हैं, चाहे उसके लिए मशीन मंगा रहे हैं, और चाहे उसके लिए कोई भी साजो सामान मंगा रहे हैं, उस पे जो अंतिम रूप से व्यय कर रहे हैं उसका पैसा जोड़ा जाएगा। ओके, अगला क्या होगा इसमें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमने शेयर बाजार का नाम तो सुना ही होगा आपने, हमने तो सुना है, तो आपने भी नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। शेयर बाजार होता है कि जहां पर कंपनियां शेयर बेचने का काम करती हैं और लोग उसको खरीदने का काम करती है। ऐसे सरकार भी क्या करती है? बॉन्ड लाती है, ठीक है, पैसा इकट्ठा करने के लिए, और लोगों को बेचने का काम करती है। तो इसका पैसा राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ता है, क्योंकि इससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। यहाँ बताया जाता है कि निवेश में कोई वस्तु बननी चाहिए, जैसे फैक्ट्री की बात की, फैक्ट्री खड़ी हो गई, कोई बिल्डिंग बन गई, तो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में किसी ने बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग बना दी किराए के लिए, तो वह राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। लेकिन शेयर बॉन्ड को नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेचा जा रहा है, तो इस प्रकार से यह हस्तांतरण आय है और इसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसका भी जोड़ हो जाएगा समस्त का, पूरे देश में जितने भी फर्में हैं, ठीक है, और निजी लोगों के द्वारा जितना भी निवेश किया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई बिल्डिंग बना रहा है, चाहे वो फैक्ट्री बना रहा है, मशीन खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, उन सब पर जो उसने खर्चा किया उसका जोड़ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका खर्चा भी, इसका खर्चा भी। अब तीसरी ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आई लिखा है इन्वेस्टमेंट, जो मैं यहाँ पे कह रहा था। ठीक है, तीसरा आता है सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय, और यहाँ पर लिखा है जी फॉर होता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो सरकार भी क्या करती है? अब इन दो का खेल तो खत्म हो गया, निजी क्षेत्र का, ठीक है, अब आता है सरकार। अब सरकार भी क्या करती है? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने का काम करती है। ओके, अब सरकार को क्या करना है? डैम बनाना है, सड़क बनानी है, तो उसके लिए मटेरियल चाहिए होगा ना, तो सरकार उस पर जो खर्चा करेगी वो अंतिम व्यय होगा। ओके, अब आता है कि इसके अलावा सरकार के द्वारा उसके बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं देश के अंदर। अब सरकार में कौन कौन से? एक केंद्र सरकार है जो पूरे देश की होती है, फिर राज्य सरकारें हैं। भारत में बात करें तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी अलग अलग सरकारें हैं। फिर स्थानीय सरकारें हैं, जिसमें नगर निगम है, महानगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है। तो इन सबके द्वारा भी क्या किया जाता है?
वस्तुओं को क्रय करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकारें हैं, ये नीचे की जो सरकारें हैं स्थानीय, वो अपने कर्मचारियों को वेतन देने का काम करती हैं। ठीक है, तो वो अंतिम रूप से जितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, आर्मी पे कितना खर्चा हो रहा है, उनकी वर्दी पर, ठीक है, उनके खान-पान सारी चीज़ों पे कितना खर्चा हो रहा है, तो सरकार के द्वारा किया जाने वाला जो खर्चा है वस्तुओं पर, वह भी राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा अंतिम वस्तुओं पे। ठीक है जी। इसके अलावा वस्तुएं ही सरकार खरीदने का काम नहीं करती है। ठीक है, सेवाओं पर भी उसके द्वारा व्यय किया जाता है। यदि ठीक है, जितने मंत्री संतरी बैठे हुए हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, सबकी गाड़ी लगा रखी है। ठीक है, तो गाड़ी का खर्चा कौन उठाएगा? वो सेवा का क्षेत्र है। या टिकट में जा रहे हैं, अर्थात हवाई जहाज में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फेरी में जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। तो जितना पैसा अंतिम व्यय माना जाएगा, तो उसको भी किसमें जोड़ा जाएगा? उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट आता है इसी में कि सरकार द्वारा बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीबों के लिए, कि हम वृद्धावस्था पेंशन फ्री का माल मिल रहा है। ठीक है जी, तो उससे तो कोई आय जनरेट नहीं होगी। इसी प्रकार से किसानों को 2-2 हज़ार रुपये बांट दिया गया। ठीक है, चुनाव आ गया तो घोषणा कर दी, हम तुम्हें लैपटॉप दे देंगे, टैबलेट दे देंगे, फ्री में दे दिया। ठीक है, तो उससे तो सरकारों को आय तो प्राप्त होने वाली नहीं है, तो वो नहीं जुड़ने वाला जो सरकार फ्री में बांट रही है। ओके जी, तो इस प्रकार की जो फ्री की आय सरकार के द्वारा बांटी जाती है, क्योंकि उसके द्वारा कुछ मिलने वाला सरकार को नहीं है। ओके, तो वह जो आय होगी वो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगी। ओके, अब देखिए, अब चौथे नंबर पे चलिए, निबल निर्यात। अब देश क्या करता है, क्योंकि आज तो खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कि दुनिया के आज किसी भी देश में हम जा सकते हैं, अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिका, जापान, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी की बहुत सारी कंपनियां हमारा देश में है। हमारे देश की बहुत सारी कंपनियां दुनिया के देशों में फैली हुई है। हमारे देश के विभिन्न लोग विदेशों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जा रखे हैं, विदेशों के यहाँ भी जा रखे हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या करना? निवल निर्यात, यहाँ पे शुद्ध निर्यात की बात की जा रही है। ओके, तो यदि हमारा यहाँ पे NX लिखा मेरा, तो ये हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट, जिसको कि आगे हम आगे कह सकते हैं X-M। तो ये जो हमारा X है, ये एक्सपोर्ट को दिखाएगा, और जो M है, ये इंपोर्ट को दिखाएगा। तो एक्सपोर्ट में क्या करता है? देश विदेशों को सामान बेचने का काम करता है। तो उधर के लोग क्या करेंगे? हमारे सामान को खरीदेंगे, तो वो उनका अंतिम व्यय होगा। ठीक है, और यदि हम उनसे खरीदते हैं वस्तुएं, तो फिर वो भी हमारा अंतिम व्यय होगा। दोनों को घटाना पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा कि निर्यात, जैसे भारत की बात में कर रहे हैं, तो निर्यात भारत ज्यादा कर रहा है कि आयात ज्यादा कर रहा है? तो इन दोनों के अंतर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तब बनकर आएगा ये निबल निर्यात। इसको कहीं पे NX भी लिखा रहता है और कई जगह पर ये भी लिखा रहता है। ऐसा लिखा रहेगा, दोनों को घटाना, निर्यात और आयात। वो तो पैसे में आएगा ना, ये तो सूत्र है केवल, वो पैसे में आएगा लिखा हुआ, तो उसको माइनस करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। तो ऐसे करने से हमें प्राप्त होगी राष्ट्रीय आय, और वो भी कौन से मेथड से, कौन सी विधि से होगी? यहाँ पे लिखा हुआ है व्यय विधि, और इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं कि व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने प्रश्न लिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी मदें लिखी है, यही वाली चीजें हैं इसमें से। तो देखिए, निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना दे रखा? रुपये में 2000 रुपये। क्वेश्चन है, बता रहा हूं जल्दी से। अस्थाई पूंजी का उपभोग 100 रुपया। निबल निर्यात प्लस में है 50। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 1500 रुपया। अगला है निबल अप्रत्यक्ष कर 130 रुपया। ठीक है, अब है निवल घरेलू पूंजी निर्माण 500 रुपया, और विदेशों से शुद्ध साधन आय -30 रुपीज। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस प्रश्न के द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है? राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है। यह है व्यय विधि के द्वारा, एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा हमने क्या करना है? राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए क्या करना है हमने? इसको देखिए, जहां मेरा एरो लगा रखा है, अर्थात 1 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर। ठीक है, तो जैसे हमारा निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है? निबल निर्यात,
ठीक है, प्लस में है, अर्थात इसमें जो जो पहले प्लस में आ रहा है, ठीक है, उसको एक साथ जोड़ लेंगे, और जो जो माइनस आ रहा है उसको एक साथ जोड़ लेंगे, और उसके बाद प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। व्यय विधि के द्वारा इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसका अभी रेफरेंस मैंने आपको दिया था, अब मैंने यहाँ पे हल करके इसको रख दिया है, तो आप इसको हल कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या करना है, ठीक है, तो जहां जहां एरो लगा रखा है, जैसे 1 2 3, ठीक है, और 4, तो इस प्रकार से 1 2 3 और 4 मदों के पैसे को हमने जोड़ना है। ये 1500 रुपए मैंने कहां से लिया है, ये लिया है चौथे नंबर पर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है जी, ये आ गया 1500 रुपया। 50 रुपए कहां से लिया, 50 रुपए निबल निर्यात, क्योंकि ये प्लस में है तो ये प्लस प्लस को हम एक साथ जोड़ देंगे, यहाँ 50 आ गया। धन 2000, 2000 का है निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये 2000 रुपए यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस 500, 500 कहां से लिया हमने, निबल घरेलू पूंजी निर्माण 500 रुपया, ओके, ये सारे प्लस में है, तो पहले प्लस प्लस को हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, इस प्रकार से 1500 50 2000 और 500 बराबर हो जाता है 4050, इसका योग हो गया, ठीक है, प्लस प्लस का। अब हमने माइनस किसको करना है, घटाना किसमें किसको है इसमें से, अब घटाना किसको, हमने विदेशों से शुद्ध साधन है, क्योंकि माइनस में है तो इसलिए हमने माइनस में -30 आ गया। फिर 130 कहाँ है, 130 यहां पर है निबल अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि हमें निबल अर्थात जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है उसको भी घटाना है, तो यहां पर लिख दिया -130 और -100, 100 क्या है, अस्थाई पूंजी का उपभोग, जिसे हम कहते हैं घिसावट, कि जब मशीनें क्या होती हैं, चलती हैं तो टूटती फूटती रहती हैं, तो उसकी घिसावट होती रहती है, उतना पैसा उस पर अतिरिक्त लगाना पड़ता है, उस घिसावट को खत्म करना है, ठीक है, उससे नुकसान ही होता है। तो इस प्रकार से हमने 1 2 3, 3 थे माइनस वाले, ठीक है, और 4 हो गए प्लस वाले, तो माइनस का जोड़ हो गया 260 और प्लस का जोड़ हो गया 4050, यानी कि 4050 रुपीज, एंड देन जो माइनस में है वो है 260। तो हमने 4050 में से अब क्या करना है, 260 रुपए घटाने हैं, ओके, क्योंकि इसका इन तीनों का जोड़ इतना हो रहा है 2000। तो इस प्रकार से हमारी जो व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाएगी, वो आ जाएगी 3790 रुपीज, अर्थात 3790 रुपया। तो इस प्रकार से व्यय विधि के द्वारा इस प्रकार से यदि प्रश्न दे रखा है तो इसका हल निकाला जाएगा। सरल तरीका यही है कि आप प्लस प्लस को एक साथ रख दीजिए, ठीक है, और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दीजिए, तो माइनस माइनस अब होंगे तो उसको प्लस में आएगा, ओके, और ये प्लस में तो है ही है, तो फिर क्या करना है, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस का माइनस होता है तो माइनस में घटाना है, तो क्या 3790 ज्यादा है तो प्लस में रहेगा। तो कुल मिला के व्यय विधि के द्वारा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 3790 हमारा क्या आ गया, राष्ट्रीय आय निकल कर आ गई। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। किताब में कुछ भी दे रखा, किसी भी जो सॉल्यूशन बुक है उसमें तो क्या दे रखा होगा, बीच में घुसा रखा होगा 1500, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2000, फिर इसको माइनस कर दिया, फिर ठीक है इसको प्लस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सॉल्व तरीका क्या है कि प्लस प्लस एक साथ कर दीजिए, माइनस पता ही हो जाना चाहिए हमें कि घटाना क्या है पहले, ठीक है। तो घटाना है हमने यहाँ बताया, जैसे अस्थाई पूंजी का उपभोग, क्योंकि यहाँ पे ये अस्थाई पूंजी का उपभोग का मीनिंग है घिसावट, ठीक है, यदि कोई कंपनी है, ठीक है, और उसके 50 मोबाइल उसने बना दिए और ट्रक ले जा रहा है, जो ट्रक है वो नीचे गिर के गड़बड़ करके कहीं गिर गया, सारे मोबाइल टूट गए, तो उसका नुकसान हो जाएगा ना, उतना पैसा तो आएगा नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। घिसावट घिसावट नहीं कर रहे, कहीं भी नुकसान हो सकता है, तो उसको घटाना पड़ता है, इतना हो गया। इसी में क्या कर रखा है कि निबल अप्रत्यक्ष कर, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको घटाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 130 लिख दिया, ठीक है जी, और अंत में 100 लिख दिया। तो 100 ढूंढना है आपने कहाँ पे, अस्थाई पूंजी का उपभोग, ये 100 रुपये, 130 कहाँ पे है, ये है निबल अप्रत्यक्ष कर, इसको घटाना है, यहाँ पे लिख दिया। -30 कहाँ है, -30 ये है विदेशों से शुद्ध साधन आय, तो इसको घटाना है, तो ये प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस 260, ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा 4050, तो 4050 में से 260 घटा दीजिए और 3790 आपका क्या आ गया, व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निकल कर आ गई, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एकदम से प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं
कुछ और फॉर्मूलों के कि जिसको आपको याद रखना है, जिसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जीडीपी लिखा मेरा, जीडीपी एमपी, एमपी का अर्थ क्या होता है? मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी यहाँ पे लिखा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में होगा सकल घरेलू उत्पाद। टोटल नहीं बोलेंगे, यहाँ ग्रोस बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद हुआ, ठीक है। अब यदि सकल घरेलू उत्पाद में से क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, यदि पूंजी की गिरावट कह रहे हैं कि जो नुकसान हो रहा है कंपनी को, मशीनों के घिसने पीटने से जो नई मशीनें लगाई जा रही, पुरानी मशीनें हटाई जा रही हैं, तो उस बीच अतिरिक्त पैसा लगाना पड़ रहा है। तो यदि जीडीपी एमपी में से यदि डिप्रिसिएशन घटा दे, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से ऋण का चिन्ह लगा है, पूंजी ह्रास या घिसावट, पूंजी ह्रास भी वही हुआ, घिसावट वही हुआ, उसको घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। यहाँ पे लिखा हुआ है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त होगा। अगला क्या प्राप्त होगा कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कब प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा जब बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो ऊपर निकला उसमें से अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, ठीक है। तो यहां नीचे आ जाएगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे कहते हैं एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगी। कारक लागत पर, साधन कारक भी वही है, साधन भी वही है, एक ही बात है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हमें साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यहाँ पे आ चुका है। और यदि हम इसमें प्लस NFIA, ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से शुद्ध साधन आय आ रही है, ठीक है, आयात निर्यात का जो अंतर हम कह रहे हैं, उसको यदि जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है NDP फैक्टर कॉस्ट। एन का मतलब क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अभी नेट में बदल गया, ठीक है, यहाँ पे भी नेट में बदल गया, ठीक है, यहाँ पे भी नेट में बदल गया, ठीक है। और इससे पहले नेट नहीं था, तो नेट करने के लिए क्या करना पड़ा? पूंजी ह्रास को घटाना पड़ेगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर को घटाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हमें यदि हम इसमें ये जोड़ देते हैं, ये लिखा है, साफ देख लीजिए आप, तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। अब अंत में ये हमने इतने ब्रैकेट के अंदर डाल दे, इसको याद रखिए, एक साथ भी हो सकता है सबका, कि NNP फैक्टर कॉस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा कि नेट मीन्स होता शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका अर्थ हुआ कि नेट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर बराबर क्या हो जाएगा? अर्थात इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीएनपी मार्केट प्राइस में से पूंजी ह्रास को भी घटा दीजिए, शुद्ध क्या कर दें? अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए, और ये एनएफआई को जोड़ दीजिए, तो हमें प्राप्त होगी राष्ट्रीय आय। तो जो हमने ऊपर बताया यहाँ पर एक साथ आ गया, ठीक है, कि माइनस पूंजिया, माइनस 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 का प्लस होगा, यहाँ पे पैसा लिखा जाएगा, और यहाँ पे आगे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस को घटा दिया जाएगा और प्लस को जोड़ दिया जाएगा, पैसा नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो आपको सॉल्ट में याद करना ही करना है, ओके जी, इतना आपने याद करना है। और जो बातें हमने यहाँ पे बताई आपको, इसको भी आपको याद करना है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया, यदि ये विचार आपकी समझ में आ गया, तो समझ लीजिए कि आप राष्ट्रीय की गणना कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, जब प्रश्न आएगा, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहा है और चाहे वो सामान्य परीक्षाएं हमारी उसमें आता है, तो आप अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। लेकिन इसको कब कर सकते हैं आप? जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। केवल सुनने से नहीं काम चलेगा, लिखने से भी होता है। हमें राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, राइटिंग, ठीक है, सुनना नहीं है। ऐसे नहीं कि बिस्तर में लेटे हैं और मोबाइल में हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो फिर हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सक्सेस होने के लिए हमें नोट्स तैयार करने होंगे, ओके। तो कुल मिला के अब अंत में इसका निचोड़ ले लेते हैं कि यदि ये तो हमने अलग अलग 3 वीडियो में बताया, लेकिन आंसर आ जाता है कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि है, दूसरा आय विधि है, और तीसरा व्यय विधि है। फिर आप मूल्य वर्धित विधि के बारे में लिखेंगे, ओके जी। उसके बाद आप आय विधि के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद आप व्यय विधि के बारे में लिखेंगे। इन 3 विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ओके। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब हम
CSO करता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। ये है CSO, केंद्र सरकार का कार्यालय है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस, मुख्यालय दिल्ली में है। यही भारत में राष्ट्रीय आय की क्या करता है, गणना करने का काम करता है।